नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज हम स्वर्ण जयंती पार्क में मौजूद हैं। यहीं से फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। हर बड़ी खबर को रीसेंट अपडेट के साथ में जानने के लिए आप बने रहिएगा, क्योंकि एक भी खबर आपकी छूटने नहीं वाली है। तो फिट इंडिया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि म्यांमार और साथ साथ में थाईलैंड से सामने आई, जहां पर कल भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। फिलहाल राहत सामग्री भारत के द्वारा म्यांमार भेजी गई है। 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप म्यांमार में आया था। और राहत सामग्री जो है देखिए अब वो भारत की ओर से भेजी गई है, जिसमें स्लीपिंग बैग्स, टेंट्स, खाना जो है वो मौजूद है, ताकि वहां जो मौजूद लोग हैं उनकी मदद की जा सके। देखिए, म्यांमार में बीती रात 11:56 पर एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जहां दिन में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, वहीं रात में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जब 4.2 की तीव्रता का भूकंप एक बार फिर से म्यांमार में आता है। लगभग 5 ऐसे देश देखे जहां पर पूरा का पूरा असर जो है वो देखने को मिला। तस्वीरें डराने वाली थी। इमारतें न जाने कितनी जमींदोज वहां पर होगी जो निर्माणाधीन थी, और लोगों ने बताया कि इतना भयानक मंजर उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा है। और देखिए, म्यांमार से लेकर भारत तक 5 देशों की धरती जो है वो इस भूकंप से कांप उठी थी। थाईलैंड में भूकंप ने इस कदर कहर बरपाया और तरफ तबाही के निशान नजर आए। दूर तक तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए। वहीं अगर थाईलैंड की बात करें और म्यांमार दोनों की बात की जाए तो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। बड़े पर्यटन स्थल हैं, बड़ी तादाद में जो पर्यटक है वो भी वहां पर पहुंचते हैं। कितना नुकसान यहाँ के हेरिटेज को पहुंचा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है वो लगने वाला है। दोपहर में 2:20 पर यह ग्रहण शुरू होगा, जो शाम 6:13 तक रहेगा, लेकिन भारत में नहीं दिखने वाला है। शनि अमावस्या और शनि गोचर का एक दुर्लभ संयोग भी आज दिखने वाला है। ये सूर्य ग्रहण आंशिक रहने वाला है। आपको ये भी बता दें कहां पर दिखने वाला है। ये सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा आर्कटिक के कुछ क्षेत्रों में दिखने वाला है, लेकिन भारत में नहीं दिखने वाला है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका काफी ज्यादा खास ख्याल इस दौरान रखा जाता है, लेकिन जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अमावस्या और शनि गोचर का दुर्लभ संयोग आज बनता हुआ। वहीं ये सूर्य ग्रहण दोपहर 2:20 से शाम 6:13 तक लगने वाला है, लेकिन ये भारत में दिखने नहीं वाला है। दूसरे जो अन्य देश है जिनका जिक्र हमने किया, वहां पर ये सूर्य ग्रहण देखा जाने वाला है। इसी से जुड़ी हुई डिटेल्स रिपोर्ट में आपको देते हैं। आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। ये ग्रहण चैत्र अमावस्या पर लग रहा है। सूर्य ग्रहण के दिन ही शनि राशि परिवर्तन भी है। शनि कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करना है, जिसके लिए फिलहाल सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो वकील हैं, ट्रांसफर को लेकर अपनी आवाज जो है उसको मुखर कर रहे हैं। टाइम्स नाउ के समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा गया है, दिखाएंगे आपको। कैश कांड के विवाद के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को ट्रांसफर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर किए जाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील विरोध कर रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का अहम बयान सामने आया है। शाह ने कहा है कि सरकार इस मामले में पूरा सहयोग कर रही है और इस मामले में जजों के फैसले का इंतजार करना चाहिए। में जलते हुए गांधी जी मिलते हैं। अब इस व्यवस्था पर आप चाह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता विश्वास करे, इसका क्या हल है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने इसको संज्ञान में लिया, एक कमेटी बनाई है, वो जांच कर रही है। जो भी डॉक्यूमेंट वो दिल्ली सरकार से, दिल्ली की पुलिस से और फायर ब्रिगेड से मांग रहे हैं, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और हम जांच में सहयोग करें। हमारे यहाँ जब न्यायपालिका में कोई इस प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जजों की कमेटी इसका फैसला करेगी और फिर ये सार्वजनिक करेगी। तो मुझे लगता है हमने कमेटी का जो फैसला आएगा इसकी राह देखनी चाहिए। होली के दिन जस्टिस वर्मा के दिल्ली वाले घर में आग लग गई थी, जिसके बाद वहां से बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिलने का आरोप लगा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की इन हाउस जांच की जा रही है। गृह मंत्री शाह ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर सीजेआई के आदेश के बाद ही दर्ज की जा सकती है।
लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वहां जो बोरों में पैसे थे वो पुलिस ने देखे, फायर ऑफिसर ने नहीं देखे। फायर चीफ ने कहा कि हमें तो कोई पैसे नहीं दिखे, कोई पंचनामा नहीं है। नाविका जी, फायर चीफ ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सीज क्या किया है वो क्या इसमें नील किया है, क्योंकि हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। सीजर कैसे हो सकता है? एफआईआर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन के बाद रजिस्टर हो सकती है। तो सब सारे पैसे जल गए। दिल्ली पुलिस ने आपको तो रिपोर्ट दी होगी। चले नाविका जी, आपका पर्पस क्या है मुझे मालूम नहीं है, मगर इससे ये समस्या का समाधान नहीं होगा। कमेटी के रिपोर्ट की ही राह हमें देखनी पड़ेगी। ट्रांसफर क्या हल है? जज को ट्रांसफर किया गया है इलाहाबाद, वहां पर वो भी मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। देश का कॉलेजियम करता है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम करता है। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कोई न्यायिक कार्य नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि वो जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न दे। और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं, संसद के इसी सत्र में वक्फ बिल जो है वो पेश किया जाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ के समिट में खुद ये बात कही। इस बयान के आने के बाद में फिलहाल जो भड़काऊ भाईजान है वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बड़े प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। प्रोटेस्ट के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों के इकट्ठे होने की अपील लोगों से की जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पर देश भर में घमासान जारी है। इसको लेकर बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। अब संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने की डेडलाइन भी सामने आ गई है। टाइम्स नेटवर्क की समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि संसद के इसी सत्र में सरकार इस बिल को पेश करेगी। नहीं करी है। अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है। हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। इमरजेंसी कहाँ है? वक्फ बिल के पेश होने से पहले इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। रमजान के आखिरी दिन यूपी से लेकर बिहार तक वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। पटना में मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर दिखाई दिए, जबकि लखनऊ में वक्फ बिल के खिलाफ हाथों में पट्टी बांधकर AIMPLB के सदस्यों ने मौन प्रदर्शन किया। वक्फ बिल को लेकर बिहार और आंध्र प्रदेश में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। बिहार की राजधानी पटना में इस बिल के खिलाफ पहले से प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज इस बिल के विरोध में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई है। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे, अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे? और तुम ये समझ रहे हो कि हम खामोश बैठ जाएंगे? वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं, बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? वक्फ बिल के खिलाफ दिए अपने इस बयान में ओवैसी ने नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक को अपने निशाने पर लिया। ओवैसी का कहना है कि अगर बीजेपी के सहयोगी दल इस बिल का विरोध करें तो ये बिल संसद में पास नहीं हो सकता। ओवैसी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है।
सुनिए इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। एक लॉबी, एक भड़काओ भाईजान कमेटी लगातार वक्फ के नाम पर दंगे भड़काने के काम पर लगी हुई है। कोई कहता है सिविल वॉर होगा, कोई कहता है इंसर्जेंसी होगी, कोई कहता है शाहीन बाग बना देंगे। इसे हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ये वही भड़काओ भाईजान कमेटी है जो सीए के नाम पे भड़काती थी, अब वक्फ के नाम पे भड़का रही है। मसौदा जो है वो अभी आया नहीं है, परंतु भड़काया जा रहा है कि देखिए इससे मस्जिदें छिन जाएगी, इससे कब्रिस्तान छिन जाएंगे। सवाल तो ये बनता है कि हर बार वक्फ का बहाना बनाकर दंगे लगाने का एजेंडा किसका है? कौन है जो भड़काना चाहता है? ये वही लोग हैं जो लैंड ग्रैबर्स के साथ है, जो चाहते हैं कि वक्फ की इतनी लाख एकड़ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब, बेवा, यतीम मुसलमानों के लिए ना हो। वक्फ बिल के नाम पर जहां एक तरफ देश के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, तो वहीं उन्हें जुमे की नमाज के दिन मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर आने को कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के आम मुसलमान को पता ही नहीं है कि आखिर ये काली पट्टी उनके हाथों में क्यों बंधवाई गई है। सुनिए हाथों में बंधी काली पट्टी को लेकर देश के आम मुसलमानों का क्या कहना है। यहाँ मस्जिद में बांधा गया है, दिए हैं। अच्छा, दिए। तो मस्जिद में बांध के आपको आने के लिए बाहर कहा गया है। हाँ। तो अंदर मस्जिद से दिया गया है। हाँ। क्या किस वजह से काली पट्टी बांध रहे हैं ये नहीं बताया? अभी भी कोई पता नहीं। अच्छा, क्यों बांधी है कि क्या किस लिए बांधा गया है इसके बारे में कुछ बताया? सर मेरे को तो नहीं पता है सर। नहीं पता? नहीं। आपका नाम भाई? इसके मुस्तकिम। आप भी काली पट्टी पहन के? ये बड़ी खबर का ग्वालियर से, जहां से एक बार फिर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि बड़ी खबर है। लगातार हम ऐसे केसेस आपको बता रहे हैं जहां पर पत्नी अपने पति की हत्या कर दे रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हालांकि यहाँ पर पति ने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर आरोप लगाया है कि वो उसकी हत्या करना चाहते हैं। तो डर का माहौल है। जैसे ही मुस्कान वाला पूरा का पूरा मामला जो है वो सामने आता है, पति जो हैं वो डरे हुए हैं। अलग अलग शहरों से इस तरह की खूब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वो पति जो ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नियों का कहीं और चक्कर है और खौफजदा है, मदद की गुहार लगा रहे हैं। साथ साथ में इस पति के द्वारा यहाँ पर अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर ये भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने हत्या करने की कोशिश की और पुलिस ने मामला ना दर्ज करके अनदेखी करी है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं डिटेल्स के साथ में। इसका डर मुझे है कि ऐसे मेरे को बुला करके ऐसा कुछ मेरे संग घटना नहीं कर दे कि ड्रम में डाल के सीमेंट भर के मेरे को मार के फेंक दे, कुछ भी कर दे, ऐसा मुझे डर है। मेरठ में ड्रम कांड, ग्वालियर में खौफ। मुस्कान जैसी एक और कहानी तैयार। पत्नी की प्रताड़ना, एक और पति परेशान। लगाई गुहार, बचाओ वरना मार देंगे हैवान। मेरठ में हुए ड्रम कांड के बाद उन पतियों में खौफ का माहौल है जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में उलझी हुई हैं। ग्वालियर में भी एक ऐसे ही पति को अपनी हत्या की आशंका सताने लगी है। पति को डर है कि उसकी पत्नी कहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या न करवा दे। मुस्कान सौरभ का वो चल रहा है मैटर, जो वीडियो आ रही हैं उसका डर मुझे है कि ऐसे मेरे को बुला करके ऐसा कुछ मेरे संग घटना नहीं कर दे कि ड्रम में डाल के सीमेंट भर के मेरे को मार के फेंक दे, कुछ भी कर दे, ऐसा मुझे डर है। इस कारण मुझे इन लोगों से इंसाफ चाहिए। मुझे बहुत डर का भय घुसा हुआ है। अमित का आरोप है कि उसकी पत्नी राहुल बाथम नाम के युवक के साथ पिछले कुछ सालों से लिव इन में रहती है और अमित की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसके बेटे की भी जान ले ली। पीड़ित पति का कहना है कि उसे भी जान से मारने की धमकी मिलती है और इसकी कई बार उसने शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरठ की घटना ने उसे और दहशत में डाल दिया है। वह संबंध में रह रही है अभी प्रेजेंट में बिना तलाक के, और अब संबंध में रह रही है। मुझे बस बच्चे का इंसाफ चाहिए और इन लोगों को सजा दिलानी है। और मेरे से पैसे हर बार जब मैं बाहर काम करने गया था तो मुझे हर बार पैसे मांगती रहती है। पैसों के लिए फ़ोन आएगा, वैसे बिल्कुल फ़ोन मेरे से बात नहीं करती है। मेरे पे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा वाला बच्चा था 8 साढ़े 8 साल का 10 साल का बच्चा था, और एक बच्चा 7 साल का आई मेरे पास। मतलब मेरे पास नहीं, मेरी वाइफ के पास ही है। वो मेरे से बच्चे मिलने नहीं दे रही है। मुझे अपने बच्चे को मुझे चाहिए। मेरे पास कोई चारा नहीं है बच्चे के सिवा। बच्चे की मौत और अब खुद की जिंदगी का डर अमित को बेचैन कर रहा है। अमित ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, जिससे परेशान होकर अमित
ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आई ही नहीं है। इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ की मुस्कान की तरह अजय की पत्नी पूजा भी शादीशुदा पति को छोड़कर दूसरे युवक के साथ लिव इन में रहती है, जिसको लेकर अजय खौफ में है। अजय को ऐसा लगता है जैसे मेरठ में मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटा दिया, वैसे ही मुझे वैसे ही कुछ अनहोनी यहाँ भी ना हो जाए। और अगली खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ पर नवी मुंबई में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ पर पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद अंसारी ने एक मासूम की हत्या कर दी। अब बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी था ये ऑनलाइन गेमिंग का बहुत ज्यादा आदी था और फिरौती के पैसे के लिए इसने इस मर्डर को अंजाम दिया। महिला के साथ में पड़ोस में रहने वाली उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद ये पूरी प्लानिंग उसके द्वारा की गई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ठाणे के तलोजा इलाके में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना में 3 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पड़ोस में रहने वाली 2 महिलाओं के बीच खिलौनों को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद इस मर्डर को अंजाम दिया गया। 25 तारीख को तलोजा पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट मिली कि उनके जुरिडिक्शन में जो माउली कृपा बिल्डिंग है वहाँ पे रहने वाले श्री अमरीश शर्मा, इनकी 3 साल की लड़की मिल नहीं रही है। तो इस सिलसिले में तलोजा पुलिस ने किडनैपिंग का ऑफेंस रजिस्टर किया था। उसकी खोज करने के लिए 5 टीम्स तैयार की गई थी, डॉग स्क्वाड बुलाया गया था। आरोपी युवक मोहम्मद अंसारी नशे की तरह मोबाइल गेम्स खेलने का आदी था। उसने इन खेलों में 40,000 रुपए गंवा दिए थे और वो मानसिक रूप से तनाव में चल रहा था, जिसके बाद उसने फिरौती के लिए बच्ची की किडनैपिंग की और उसने मासूम की हत्या कर बच्ची को शव के बैग में रखकर उसी के टॉयलेट में छिपा दिया। इसके बाद उसने मासूम बच्ची के पिता अमरीश शर्मा को फोन कर फिरौती की मांग करते हुए ये जताने की कोशिश की कि बच्ची का अपहरण कर लिया गया। कल रात को तलोजा पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि उस लड़की की बॉडी, डेड बॉडी, उसके घर में जो टॉयलेट है उसके ऊपर एक रेक्सिन बैग में पड़ी हुई मिली। फिर हमने इसमें मर्डर का सेक्शन ऐड किया। वहाँ जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग थे उनसे पूछताछ की। तलोजा पुलिस की टीम्स और पुलिस स्टेशन की टीम्स और क्राइम ब्रांच ये पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो लड़की डिसीज्ड है उसके घर के सामने ही रहने वाला मोहम्मद अंसारी, इसने कबूल किया कि उसने इस लड़की का कत्ल किया। इसके बाद अमरीश शर्मा ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। जांच के दौरान जब पुलिस ने मामले की गहराई से पड़ताल की तो शक की सुई मोहम्मद अंसारी की तरफ घूमी। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तलोजा पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस अपराध में कोई और शामिल था या फिर आरोपी ने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया। नक्सलवाद के खात्मे के लिए हमारे जो सुरक्षा बल है वो दिन रात ऑपरेशंस चला रहे हैं और इसी का नतीजा भी है कि जो नक्सलवाद है वो कम भी हो रहा है। और भारत से अब नक्सलवाद की जड़ें जो हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं। चाईबासा से आई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंगल के इस वीडियो में चिड़ियों के चहकने की आवाज सुनाई दे रही है। हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं, लेकिन तभी अचानक जोरदार धमाका होता है और वीडियो में हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई पड़ता है। वीडियो छत्तीसगढ़ के चाईबासा के जंगलों का है, जहां सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों का अड्डा ढूंढ निकाला। नक्सलियों के इस ठिकाने से सुरक्षा बलों को करीब 28 आईडी बम, 23 डेटोनेटर, 25 किलो यूरिया, 1 किलो गन पाउडर, 50 स्विच, 250 मीटर कॉर्डेक्स वायर, 150 सेफ्टी फ्यूज, 1 सिंटेक्स और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद हुए हैं। इन सभी सामानों को जहां सुरक्षा बलों की टीम ने जब्त कर लिया है, तो वहीं बरामद हुई आईईडी को जंगल में ही डिफ्यूज किया गया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को ये सफलता जीम की इकीर के पास जंगली और पहाड़ी इलाके में चलाए गए गहन तलाशी अभियान के दौरान मिली है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से
इन विस्फोटकों को एक पुराने नक्सल डंप में छिपा कर रखा था।